एक ऐसी जगह जहां से ज्ञान के दीपक पूरे एशिया में जले, लेकिन आज सिर्फ कुछ बिखरी हुई ईंटें बाकी हैं। क्या आप सोच सकते हैं, एक लाइब्रेरी जिसमें 90 लाख से ज्यादा किताबें थी, वो कैसे जल गई? और कौन था जो इस ज्ञान के खजाने को आग में झोंक गया? क्या सच में बख्तियार खिलजी ने इस महान यूनिवर्सिटी को खत्म किया, या फिर इसके पीछे छुपी हुई कोई और बड़ी साजिश? आज हम जानेंगे नालंदा यूनिवर्सिटी के पतन और उस लाइब्रेरी की मिस्ट्री जो कई महीनों तक चली। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। ये लाइन कही थी नेल्सन मंडेला ने, जो साउथ अफ्रीका के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, और ये लाइन नालंदा यूनिवर्सिटी पर बिल्कुल फिट बैठती है। तो सोचिए, 5th सेंचुरी में, मतलब लगभग 8 से 1500 साल पहले, इंडिया में बिहार के पटना से अप्रोक्स 90 किलोमीटर साउथ ईस्ट में एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जो ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और यूरोप की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी बोलोगना से भी 500 साल पहले बनी थी। यहाँ सिर्फ भारत के ही नहीं, बल्कि चाइना, कोरिया, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, श्रीलंका और पूरे साउथ ईस्ट एशिया से स्टूडेंट यहाँ सिर्फ पढ़ने आते थे। नालंदा में न सिर्फ शिक्षा, बल्कि अध्यात्म, विज्ञान और कला का विशाल भंडार था। 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट और 2,000 टीचर्स यहाँ पढ़ाते थे। लेकिन ये सब द ईयर 1193 में एक पल में खत्म हो जाता है। और ये सब मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ये जो चीज़ है वो BBC और द हिंदू जैसे न्यूज़पेपर में क्लियर मेंशन है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप देख सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि नालंदा के विनाश के पीछे किसका हाथ था? कुछ सोर्सों के अनुसार मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, जो कि एक तुर्किश आक्रमणकारी था, उसने नालंदा यूनिवर्सिटी को 12th सेंचुरी में जलाया। लेकिन यह कहानी इतनी सिंपल नहीं है जितनी लगती है। अगर जलाया तो फिर क्यों जलाया? इसके पीछे क्या रीज़न था? नालंदा का सबसे बड़ा खजाना था उसकी लाइब्रेरी। एक ऐसी लाइब्रेरी जो उस समय दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी, जिसमें 90 लाख से ज़्यादा हाथ से लिखी हुई पुस्तकें थी। इन्हें लिखने के लिए पाम लीफ और लकड़ी का इस्तेमाल किया गया था। ये लाइब्रेरी इतनी बड़ी थी कि तिब्बतियन सोर्सेस के मुताबिक 3 बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में बनी हुई थी। उनमें से एक बिल्डिंग तो 9 मंजिला तक थी, जिसे सोरिंग इनटू द क्लाउड्स कहा गया, मतलब बादलों तक पहुंचने वाली बिल्डिंग्स, जहां सबसे पवित्र पुस्तकों को रखा गया था। और जब आक्रमणकारियों ने इस लाइब्रेरी को आग लगाई तो ये 3 महीनों तक चली। 3 महीने की इतना सारा ज्ञान एक पल में खत्म हो गया। आज भी कुछ पाम लीफ की पुरानी पुस्तकें और जो अवशेष हैं, जो कि आग लगने के समय वहाँ से जो लोग भागे थे, उनमें से कुछ लोग अपने साथ ले गए। वो आज भी US के लॉस एंजल्स काउंटी म्यूजियम ऑफ आर्ट और तिब्बत के यारलुंग म्यूजियम में सुरक्षित रखे गए हैं। लेकिन ये विनाश इतना आसान नहीं था जितना दिखता है। मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के आक्रमण के पीछे कई थ्योरीज हैं। देखो, खिलजी ने इस लाइब्रेरी को आग लगाई थी, लेकिन ये थ्योरी कहाँ से आई? द वायर न्यूज से पता चलता है कि ब्रिटिश पीरियड के बाद से ही खिलजी का नाम इस इंसिडेंट के साथ जोड़ा जाने लगा। पर अगर हम उस टाइम के प्राइमरी सोर्सेस को देखें तो इसका कोई क्लियर एविडेंस नहीं मिलता है कि खिलजी ने ही नालंदा को जलाया। तबकात-ए-नासिरी, जो उस समय का एक ऑथेंटिक सोर्स है, उसमें भी खिलजी का उस समय नालंदा में जाने का कोई जिक्र नहीं है। तिब्बतियन स्कॉलर जैसे धर्मस्वामी और सुम्पा, जो उस समय के बुद्ध इतिहास को स्टडी कर रहे थे, उन्होंने भी ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है। तारानाथ और दूसरे हिस्टोरियन जैसे जदुनाथ सरकार और RC मजुमदार, इन्होंने भी खिलजी के नालंदा में जाने का कोई जिक्र नहीं किया है। इसका एक और एंगल भी है। कुछ सोर्सेस कहते हैं कि ये आग एक ब्राह्मण और बुद्धिस्ट मोंग के बीच में हुई कलेश की वजह से लगाई गई थी। कहानी यह है कि एक ब्राह्मण ने सूर्य साधना करके एक अजीब आग जलाई, जिसने बुद्धिस्ट मंदिर और लाइब्रेरी को जला दिया। हिस्ट्री ऑफ इंडियन लॉजिक और कई जो इतिहासकार हैं, वो भी इस बात को सपोर्ट करते हैं। इधर मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि नालंदा यूनिवर्सिटी स्पेशली एक बुद्धिस्ट सेंटर था। इसके साथ ही वो एक मल्टी कल्चरल और रिलीजियस हब भी था, जिसमें दूसरे धर्म के लोग भी अलाउ थे एजुकेशन के लिए। अब आते हैं वापस टॉपिक पर। कुछ स्कॉलर का मानना है कि खिलजी का नाम सिर्फ एक इस्लामोफोबिक कहानी बनाने के लिए इस घटना के साथ जोड़ा गया। असली कहानी क्या थी? क्या एक बुद्धिस्ट और ब्राह्मणों का टकराव था, या फिर यहाँ खिलजी का कोई इन्वॉल्वमेंट था? एक और थ्योरी कहती है कि खिलजी को नालंदा की ज्ञान और आयुर्वेदा से खतरा महसूस हुआ, जब उनके अपने हकीम से ज्यादा ज्ञान एक इंडियन स्कॉलर राहुल श्रीभद्र के पास पाया। कहते हैं कि एक बार खिलजी बहुत बीमार हो जाता है, उसके सारे हकीम उसका इलाज करने में नाकाम हो जाते हैं।
फिर किसी ने उसको नालंदा में जाकर इलाज करवाने के लिए कहा। तब वो इलाज के लिए वहां आता है। उसका इलाज उस समय के आयुर्वेदा स्कॉलर राहुल श्रीभद्र एक अनोखे तरीके से करते हैं, लेकिन खिलजी इसको ज्वेलिसी के रूप में लेता है कि कैसे एक साधारण से स्कॉलर ने वो कर दिया जो उसके बड़े से बड़े हकीम नहीं कर पाए, और इसी ज्वेलिसी के कारण उसने नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया। तो फिर ये राज क्या है, खिलजी या फिर कुछ और लोग? आज भी ये सवाल अनसोल्व है और इससे जुड़े जो नए नजरिए हैं वो हमारे सामने आ रहे हैं। सोचिए जरा, अगर ये यूनिवर्सिटी आज भी होती तो कितनी अमेजिंग डिस्कवरीज और इन्वेंशन आज हमारे पास होते। एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स और मेडिसिन जैसे फील्ड में जो एडवांसमेंट उस समय वहाँ हो रहे थे वो अपने समय से कितने आगे थे, ये तो हम सोच ही नहीं सकते। दलाई लामा, जो कि एक स्पिरिचुअल लीडर है तिब्बतियन बुद्धिज्म में, उन्होंने एक बार कहा था कि जो भी बुद्धिस्ट नॉलेज आज हमारे पास है उन सबका सोर्स नालंदा है। मतलब वो एक पावर हाउस थी नॉलेज की। नालंदा में आयुर्वेदा का स्टडी एक अलग ही लेवल पे होता था, एक ऐसी हीलिंग सिस्टम जो कि नेचर बेस्ड थी और जहाँ से पूरे भारत में फैली। यहाँ के ओपन काउट्स यार्ड्स, प्रेयर हॉल्स और लेक्चर रूम का डिजाइन भी दूसरे बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशन ने अपनाया। यहाँ के स्टूको आर्ट, मतलब मिट्टी और प्लास्टर से बनाई गई डिजाइन, थाईलैंड तक फेमस हुए, और यहाँ के मेटल आर्ट, मतलब धातु से बनी कलाकृतियाँ दूसरे देश में फैली। आर्यभट्ट, जिन्हें हम इंडियन मैथमेटिक्स का फादर मानते हैं, 6th सेंचुरी में नालंदा यूनिवर्सिटी के हेड रहे। उन्होंने जीरो को एक नंबर के रूप में दिया, जो कि एक क्रांति लाने वाला विचार था। सोचिए, बिना जीरो के तो कंप्यूटर की इमेजिनेशन भी इम्पॉसिबल है। मैथ्स में कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन जैसे स्क्वायर और क्यूबिक रूट्स निकालने, स्फेरिकल ज्योमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री का यूज करने, इन सब में आर्यभट्ट का काम एक माइलस्टोन था। नालंदा ने अपने बेस्ट स्कॉलर्स और प्रोफेसर को चाइना, कोरिया, जापान, इंडोनेशिया और श्रीलंका भेजा ताकि वो बुद्धिस्ट टीचिंग और फिलोसॉफी को फैला सकें। तो सोचिए, फिर शाओलिन टेम्पल की कहानी हो या जापान का जैन बुद्धिज्म, ये भी इसी तरह के कल्चरल एक्सचेंज का ही परिणाम है। अगर आज हम नालंदा यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो सिर्फ एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की बात नहीं करते, बल्कि एक ऐसी लेगेसी को याद करते हैं जो दुनिया को इन्फ्लुएंस करने की कैपेबिलिटी रखती थी। काश आज वो होती तो कितनी तो हमारे समाज, हमारी टेक्नोलॉजी और हमारे कल्चर्स कहाँ होते। ये सोचने लायक है। आज भी स्कॉलर इन्हीं प्रश्नों का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या सच में मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने ये सब अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए किया, या इसके पीछे कोई और राज छुपा है? जवाब आप